BSc Part 3rd, Paper 1st. The name of paper is Plant Physiology and Biochemistry. प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जब से आपने बॉटनी या साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ एंजाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फोटोसिंथेसिस तो आप लोगों ने आई थिंक एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड, बचपन से ही पढ़ा हुआ होगा। तो जो पेपर फर्स्ट है, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, इसका जो टॉपिक फोटोसिंथेसिस है, इसे हम यहाँ स्टार्ट करेंगे आज। व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस? आप सब जानते हैं डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, ये क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बट जो बेसिक हम साइंटिफिक एक डेफिनेशन की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो साइंटिफिक डेफिनेशन is a photosynthesis is the manufacture of simple carbohydrate। photosynthesis क्या है? simple carbohydrate का निर्माण है, मैन्युफैक्चर है from carbon dioxide and water in the presence of sunlight inside the chlorophyll containing cells। में जो chlorophyll containing cells हैं, उनके अंदर भोजन का निर्माण हो रहा है। किसकी फॉर्म में फूड फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। मीन्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन सनलाइट ट्रैपिंग से और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में जो होता है, वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। नो, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? द मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है, बाद में जो भी उसमें चेंजेस होने होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट से अदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्जन होता रहता है। नेक्स्ट, जैसा कि हमने डेफिनेशन से देखा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि सनलाइट रिक्वायर्ड है। सनलाइट के साथ साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स है, क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड है। मीन्स जब तक इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर एब्सेंट होती है, ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन रिक्वायरमेंट्स को हम कहते हैं रॉ मटेरियल। दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो बेसिकली दे आर 4 रॉ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें 4 रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट है CO2, देन H2O2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। देन H2O वाटर, जिसे कि प्लांट रूट की हेल्प से जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके साथ साथ मिनरल भी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट भी ओपनली प्रेजेंट है, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही। इसके अंदर जो सन से आने वाली लाइट है, जिसकी प्रेजेंस में प्लांट ग्रो करते हैं, इज ए सनलाइट, टाइप ऑफ सनलाइट। नाउ पिगमेंट, जो आपने देखा होगा प्लांट्स का जो क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर होता है। हमें प्लांट ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई प्लांट्स आर कैपेबल टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 रिक्वायर्ड मटेरियल which raw materials which are required for the photosynthesis: CO2, H2O, sunlight and pigment। pigment basically chlorophyll A और chlorophyll B। chlorophyll C भी इसके अंदर होता है, बट यहाँ chlorophyll A और chlorophyll B को कंसिडर करते हैं बिकॉज इज ए यूनिवर्सल क्लोरोफिल, ये सभी पौधों में पाए जाते हैं। बेसिकली इनमें जो क्लोरोफिल A है ज़्यादा मात्रा में होता है और क्लोरोफिल B कंपेरेटिवली कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B की हम बात कर ही रहे हैं, तो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं, केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। अब क्लोरोफिल A की हम बात करें तो इसका क्लोरोफिल फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg। और क्लोरोफिल B की बात करें तो इसका फॉर्मूला है C55H74O6N4Mg। बेसिकली दोनों में किसमें हाइड्रोजन कंटेंट में डिफरेंस आ रहा है। क्लोरोफिल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्लोरोफिल पानी में घुलनशील नहीं है। ये है क्लोरोफिल की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, हम इसे सोल्यूबिलिटी पे आते हैं। क्लोरोफिल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लोरोफिल सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है, जैसे कि एसीटोन है, क्लोरोफिल
क्लोरोफॉर्म है, एक्सेट्रा। जब हम क्लोरोफिल का स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी इज़ अ प्रैक्टिकल, आप लोगों के थर्ड में है ये। तो इसमें आप क्लोरोफिल पिगमेंट जो है इनका सेपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो उसमें हम क्लोरोफिल को डिसॉल्व करने के सब्सटेंस यूज़ करते हैं, बेसिकली एसीटोन या एथेनॉल, एथेनॉल इसमें यूज़ करते हैं। इट्स मीन क्लोरोफिल किसमें सॉल्युबल है? क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दीज आर क्लोरोफिल एंड एसीटोन और एक्सेक्ट दूसरे भी कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, उनमें भी क्लोरोफिल डिसॉल्व हो सकता है। क्लोरोफिल जैसा कि मैंने आपको कहा एक यूनिवर्सल पिगमेंट है, सभी प्लांट्स में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अभी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी। एट फर्स्ट अब हम क्लोरोफिल का डिस्कस करें, नाउ वी कंटिन्यू इट। क्लोरोफिल जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, विल स्टार्टर, स्टॉल एंड फिशर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लोरोफिल स्ट्रक्चर को देखा या क्लोरोफिल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और इन्होंने कहा कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है वो टेनिस के जैसे हम बैडमिंटन जो खेलते हैं, जो टेनिस का जो रैकेट होता है उसके जैसे होता है, लाइक दिस। इस वाले पार्ट को उन्होंने, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो गोल वाला पार्ट है, इसे इन्होंने कहा पोरफायरिन पार्ट, इज अ पोरफायरिन पार्ट। और जो लोअर वाला पार्ट है इसे इन्होंने कहा फाइटोन रिंग। तो जब विल स्टार्टर, स्टॉल और फिशर ने बताया कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है एक रैकेट के जैसे है, और ऊपर वाले पार्ट को उन्होंने पोरफायरिन कहा, नीचे वाले पार्ट को फाइटोल कहा, मीन दोनों को अलग अलग नाम दिए। इट्स मीन दोनों के कंटेंट्स अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। अब हम आते हैं ऊपर पोरफायरिन पार्ट पर। पोरफायरिन पार्ट में इन्होंने बताया कि जो पोरफायरिन वाला पार्ट है ये 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना हुआ है। क्लोरोफिल एक कंटेंट 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना हुआ है। ये जो 4 पायरोल रिंग हैं आपस में एक दूसरे से अटैच रहती हैं। ये 4 पायरोल रिंग आपस में एक दूसरे से अटैच होकर इसके पोरफायरिन पार्ट का फॉर्मेशन करती हैं। अभी जो 4 पायरोल रिंग है, दीज आर रिमेन अटैच बाय मैथिन ब्रिज। जो मैथिन ब्रिज होता है उसके थ्रू आपस में अटैच रहती हैं। मीन्स 2 पायरोल रिंग के बीच में ये ब्रिज प्रेजेंट होगा। इस ब्रिज के इधर पायरोल रिंग होगी, इधर पायरोल रिंग होगी, और 2 पायरोल रिंग के बीच में मीथेन ब्रिज होगा, और इस मीथेन ब्रिज की हेल्प से ये जो पायरोल रिंग है कनेक्ट होगी, क्या बनाएगी? पोरफायरिन बनाएंगे। मीन्स पोरफायरिन जो बन रहा है ये 4 पायरोल रिंग और 4 मीथेन ब्रिज की हेल्प से बन रहा है। इसमें से जो 4th वाली जो पायरोल रिंग है उससे एक टेल निकली रहती है, उसी टेल की वजह से इसका फाइटोल वाला पोर्शन बनता है। तो जो 4 पायरोल रिंग हैं आर मेड अप ऑफ 5 एटम ऑफ 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन एंड साइड चेन ऑल्सो अटैच टू द पायरोल रिंग। जो पायरोल रिंग है इसमें 5 एटम्स वाले 4 कार्बन हैं, 1 नाइट्रोजन होती है और एक साइड चेन अटैच इसके अंदर होती है, जिसे हम टेल कहते हैं। टेल पार्ट को जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ हम क्या कहते हैं? फाइटोल कहते हैं। मिस और जो 4 पायरोल जो रिंग है इनके सेंटर में अब मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो सेंटर मैग्नीशियम है, 4 पायरोल रिंग उसके सराउंडिंग में है जो कि मीथेन ब्रिज से अटैच्ड हैं, और जो 4th वाली पायरोल रिंग है उसे टेल की फॉर्म में फाइटोल ग्रुप निकला हुआ है। इज अ सिंपल डायग्राम या सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोल और पोरफायरिन विच रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। इसे केमिकली आप स्टडी कर सकते हैं नोट्स के थ्रू और बुक्स के थ्रू, इसमें डायग्रामेटिकली एटॉमिक फॉर्म में इसको ओपन कर सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिलेबस। नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो क्लोरोफिल है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ वन थिंग इज मोर, जो क्लोरोफिल सी है डज नॉट हैव फाइटोल ग्रुप। जो क्लोरोफिल सी होता है इसमें फाइटोल ग्रुप नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल सी के अंदर फाइटोल ग्रुप नहीं है, क्लोरोफिल ए में फाइटोल ग्रुप है, क्लोरोफिल बी में फाइटोल ग्रुप है। अगर हम केमिकली इसकी रिएक्शन की बात करें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम फोटोसिंथेसिस को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि 6 CO2 है, 6 CO2 के 6 मॉलिक्यूल और H2O के 6 मॉलिक्यूल रेडिएंट या सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस में 6 O2 मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होते हैं, और जो एनर्जी बनती है वह 686 किलो कैलोरी। इज अ सिंपल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बेसिकली मैंने आपको कहा कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है।
और यहाँ हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। तो सामने एक बात आती है कि अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन रहा है इसमें, तो 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज को बनने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे आई मेंशन किया हुआ मैंने 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज को बनने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 686000 किलो कैलोरी एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। यानी अगर आपको 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज चाहिए तो आपको इतनी एनर्जी इसमें कंज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाके 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज या 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसके अंदर डबल मेम्ब्रेनस स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं। इज अ आउटर मेम्ब्रेन जिसे मैं OM से लिख रही हूँ, इज अ इनर मेम्ब्रेन जिसे मैं IM से लिख रही हूँ। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये डबल मेम्ब्रेन स्टैक्स होते हैं, जैसा लगता है जैसे सिक्कों से मिलकर चट्टानें बनी हुई, सिक्के एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देते हैं, उस तरह के इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसे कहते हैं ग्रेना। ग्रेना जिस यूनिट से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं थाइलेकॉइड। तो जब थाइलेकॉइड दो ग्रेना के बीच में अटैच है तो उसे कहते हैं इंटरग्रेना या थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ग्रेना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसका कि हमने बताया कि एक रैकेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए कि स्ट्रोमा क्या होता है, थाइलेकॉइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, क्योंकि जब हम इसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे तो उस समय ये क्वेश्चन निकल के आएंगे कौन से पार्ट में कौन सा काम हो रहा है, या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा क्या काम करता है और ग्रेना इसमें क्या काम करता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसे 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, सेकंड इज डार्क रिएक्शन। ओके, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है लाइट रिएक्शन इज रिक्वायर्ड लाइट, यानी जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और जो डार्क रिएक्शन है ये अंधकार में होती है, इसमें लाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ लाइट इन द डार्क रिएक्शन, बट प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कंपल्सरी ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के समय लाइट का होना कंपल्सरी है। अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं लाइट रिएक्शन पर। जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है इसे 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इसका जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो हम 3 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है लाइट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। सेकेंड है लाइट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन के बाद जो आता है सामने सेकेंड पॉइंट वो है इमर्जन इफेक्ट एंड अदर पिगमेंट सिस्टम। इमर्जन इफेक्ट एंड अदर पिगमेंट सिस्टम, जिसमें कि हम इमर्जन इफेक्ट और पिगमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। नाउ थर्ड जो स्टेप है वो है फोटोकेमिकल प्रोसेस में। जो प्रोसेस होगा पूरा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या रहेगा इसके अंदर, तो फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस
ओके, नाउ लाइट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन। बेसिकली आपने देखा है कि जो लाइट है ये रेडिएशन से मिलकर बनी हुई है, और हर एक रेडिएशन छोटे छोटे लाइट के पैकेट से मिलकर बने हुए होते हैं। स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्वांटम। जस्ट फॉर हियर सनलाइट है, सन है, दिस इज सन। इससे जो लाइट आ रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, और जो रेडिएशन से ये कंटिन्यूटी एक वेव नहीं है, लगातार एक तरंग नहीं होती है, छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है लाइक दिस। छोटे छोटे लाइट के पैकेट आते हैं, छोटे छोटे लाइट के पैकेट्स इतने पास होते हैं कि हमें कंटिन्यू वेव के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम। इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। means quantum is the smallest unit of sunlight or radiation। क्वांटम ही सनलाइट या रेडिएशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है। बेसिकली जो लाइट है इसका जो वेवलेंथ है, हर एक रेडिएशन का अपना एक फिक्स वेवलेंथ होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। लाइट का जिसे हम देख रहे हैं, जो लाइट सन से आ रही है, इसकी जो वेवलेंथ है वो 200 nm से 4000 nm तक की होती है। सनलाइट की रेडिएशन की वेव 200 nm से 4000 nm तक की इसकी रेडिएशन होती है। बट ये सारी रेडिएशन विजिबल नहीं है। इसमें से जिसे हम देख सकते हैं उसे हम विजिबल रेडिएशन या विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। बेसिकली जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसे हम देख सकते हैं, इसका हम विजन कर सकते हैं, वो 390 to 780 nm। 390 to 780 nm रेंज की जो सनलाइट है ये विजिबल सनलाइट होती है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगर इसमें भी जो विजिबल सनलाइट है, इसमें जो सबसे कम रेंज वाला है वेवलेंथ, वो होती है पर्पल कलर की। जो बैंगनी रंग है, पर्पल कलर है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और इनिशियल जो रेंज है वो उसको शो करती है। तो 390 to 430 जो कि इनिशियल रेंज है इसकी वेवलेंथ की, ये पर्पल कलर की वेवलेंथ होती है। पर्पल कलर की वेवलेंथ इनिशियल है, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम की इनिशियल स्टेज को शो करती है, 390 to 430 nm होती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं रेड कलर पर। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की जो हायर वेवलेंथ है उसको इंडिकेट करती है, जो कि 660 to 780। 660 to 780 इसका जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की 660 to 780 इसकी वेवलेंथ है रेड कलर की। तो हम कह सकते हैं कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? उसकी शुरुआत हो रही है पर्पल कलर से, और उसका एंड कहाँ हो रहा है? रेड कलर की वेवलेंथ पे उसका एंड हो रहा है, या रेड कलर उसका मैक्सिमम विजिबल इसको शो करता है। नेक्स्ट 390 से जो कम वेवलेंथ वाली रेंज है, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि विजिबल वाले जो है 390 to 780 है, और जो टोटल है वो 200 से लेकर 4000 तक का रेडिएशन है इसका। तो जो 390 से कम रेंज वाली वेवलेंथ वाली जो रेडिएशंस हैं उन्हें हम अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अंदर रखते हैं। यानी उनकी जो कैटेगरी डिसाइड की गई है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डिसाइड की गई है। और मतलब 390 से पहले जो लोअर वेवलेंथ वाली जितनी भी रेडिएशंस हैं वो सब किस में आएंगी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अंदर आएंगी। और 780 से जो अधिक वाली है अप टू द 4000 nm रेडिएशन वाली हैं, वो सब रेडिएशंस आएंगी इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें लाइट है, जो लाइट सन से हमारे पास आ रही है, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अल्ट्रा वायलेट, then visible, then infrared। 3 स्टेप में हमने पूरी लाइट को डिवाइड किया गया है, जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसे हम देखते हैं, हमारे दैनिक काम करते हैं। जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि 390 से, मैंने आपको बताया 390 से 780 nm के बीच में इसका रेडिएशन है। इससे कम वाला जो होगा अल्ट्रा वायलेट, ज़्यादा वाला रेडिएशन इंफ्रारेड को इंडिकेट करती है। फोटोसिंथेटिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजिबल जो रेंज है उसकी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो एक PAR, व्हाट इज PAR? ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव
एक्टिव रेडिएशन इज अ PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR में हम इसी रेंज को इंडिकेट करेंगे 390 to 780, मीन्स वह रेडिएशन की रेंज जिसमें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो सके, फोटोसिंथेसिस का काम हो सके, वो जो रेडिएशंस हैं उन्हें हम कहते हैं पार या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं। इसी रेंज के अंदर फोटोसिंथेसिस में हो सकता है। नाउ इससे जो कम रेंज की है वो अल्ट्रावायलेट है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। जो अपर वाली है वो इंफ्रारेड है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। और जो विजिबल रेडिएशन से जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उससे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए जो प्लांट एनर्जी को कैच करता है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है। एज आई टेल यू, इस स्मॉल पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम। दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। दीज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अ लाइट एंड इट्स एब्जॉर्प्शन में हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज़ द रेडिएशन, व्हाट इज़ विजिबल रेड स्पेक्ट्रम, व्हाट इज़ इंफ्रारेड, व्हाट इज़ अल्ट्रावायलेट रेड। और हमने ये भी कह दिया कि जो विजिबल वाला है उसमें ही प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो जिस रेंज में हो रहा है उसे हमने क्या कहा? पार का नाम दिया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस का नाम दिया हमने इसके अंदर इसको। तो फोटोसिंथेटिक जो एक्टिव रेडिएशंस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो उस समय जो इफेक्ट होगा उसकी हम स्टडी करेंगे इमर्जन इफेक्ट एंड पिगमेंट सिस्टम के अंदर। तो इमर्जन इफेक्ट में क्या है कि एक लीफ है, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसमें देखा गया कि जब इसमें हायर रेंज वाला स्पेक्ट्रम है, जो रेड कलर के पास वाला है 680 to 700 nm के रेडिएशंस को हम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने सिर्फ इसी को यूज़ किया है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को यूज़ किया है, इसके साथ दूसरी वेवलेंथ वाली कोई भी रेडिएशन नहीं है। मतलब जब इस रेंज के साथ फोटोसिंथेसिस कराया जाता है तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें कमी आती है। मतलब जो उसकी क्वांटम जो यील्ड है उसमें कमी आती है, क्वांटम यील्ड इसकी डाउन होती है। इस क्वांटम यील्ड का जो डाउन हो रहा है, और कब डाउन हो रही है? जब हमने रेड कलर वाली मोनोक्रोमेटिक वेव्स को यूज़ किया है। तो मोनोक्रोमेटिक वेव्स जो कि रेड कलर से रिलेटेड हैं, इनके प्रेजेंस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का डाउन होना या क्वांटम यील्ड का कम होना, इस इफेक्ट को इन्होंने कहा रेड ड्रॉप। What is a red drop? मीन्स जब फोटोसिंथेसिस में रेड रेडिएशंस वाली यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, जो क्वांटम यील्ड है वो कम हो जाती है, तो इसे इन्होंने रेड ड्रॉप कहा। बट इमर्जन ने देखा कि अगर इस वेवलेंथ के साथ जो कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस की है 680 से 700 nm वाली है, अगर इसके साथ हम कुछ लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, यानी अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही मोनोक्रोमेटिक रेंज को यूज़ किया था, अब इसके साथ में लो वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को अगर हम यूज़ करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो बढ़ती है उस बढ़ने का जो तरीका है वो उससे कहीं अधिक होता है कि जब हमने सिर्फ सिंगल इसको यूज़ किया और सिंगल लो वेवलेंथ वाली को यूज़ किया, तो दोनों का जो असेंबल फॉर्म होनी चाहिए उससे भी कहीं अधिक फॉर्म में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या यील्ड ऑफ क्वांटम बढ़ जाती है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं हम इमर्जन इफेक्ट। इमर्जन इफेक्ट क्या है? क्लियर हो गया होगा। मीन्स पहले आप रेड ड्रॉप को क्लियर करेंगे। व्हाट इज रेड ड्रॉप? रेड ड्रॉप में आपने ये लिखना है कि जब 680 to 700 nm मोनोक्रोमेटिक एक वर्णकीय जो कि रेड कलर की वेवलेंथ है इसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन हुई। ये डाउन कब हुई है? जब हमने रेड कलर की वेवलेंथ को यूज़ किया है, इसलिए इसे क्या कहा? रेड ड्रॉप कहा गया। लेकिन जब इस रेड ड्रॉप वेवलेंथ के साथ साथ हम लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को यूज़ करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है और इस वृद्धि को कहते हैं इमर्जन इफेक्ट। इज अ इमर्जन इफेक्ट। ये दिस इज इमर्जन इफेक्ट। तो जो इमर्जन ने देखा कि हम दो तरह के रेडिएशंस को एक साथ यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब हायर वेवलेंथ वाली को और लोअर वेवलेंथ वाली को, तो इन्होंने देखा कि जब दो तरह के रेडिएशंस को हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो लीफ है उसके अंदर दो तरह के कोई सिस्टम है जो कि दोनों तरह की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी प्रोसेस के बिहाफ पर इमर्जन ने ये अनुमान लगाया कि इज़ अ
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ पिगमेंट सिस्टम, जो इसमें दो तरह के पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम कहते हैं पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2, या हम PS1 देन PS2 से इंडिकेट करते हैं। दिस इज अ फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमर्जन इफेक्ट से जो बात सामने आई है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए दो तरह के सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्लोरोफिल पर डिपेंड करते हैं। इस फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। बेसिकली जो फोटो सिस्टम 1 है, इसमें जो प्रोसेस होता है उसे साइक्लिक टर्म का नाम दिया गया। साइक्लिक मतलब चक्रीय, मीन्स जहाँ से वो प्रोसेस शुरू होगा उसका अंत भी वहीं होगा, उसमें किसी सेकंड सब्सटेंस या सेकंड सिस्टम की कोई इसके अंदर नीड नहीं होती है। बट फोटो सिस्टम जो 2 है इसको नॉन साइक्लिक या अचक्रीय नाम दिया गया है। मीन्स जिस सिस्टम से ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसका एंड उस सिस्टम में न होकर सेकंड सिस्टम में उसका एंड होता है। मीन्स साइक्लिक का मतलब समझ गए होंगे आप, जिस सिस्टम से स्टार्ट हुआ एंड भी उसी सिस्टम में होगा, और नॉन साइक्लिक है जिस सिस्टम से स्टार्ट हुआ है उसका एंड उस सिस्टम में ना होकर दूसरे सिस्टम में होगा। सिस्टम से यहाँ हमारा मतलब है फोटोसिंथेटिक सिस्टम, जिससे कि हमने PS1 और PS2 का नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा है कि PS1 या फोटोसिंथेसिस सिस्टम साइक्लिक सिस्टम है। इसमें ये जो सिस्टम है फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, यानी क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं हम। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैं कह सकती हूँ या ऐसा कहा गया है, ये फिक्स है ये वाली बात, जो फोटो सिस्टम 1 है इज लोकेटेड बोथ इन स्ट्रोमा एंड ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बताया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो लिक्विड मटेरियल है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, और डबल मेम्ब्रेन थाइलेकोइड्स हैं उन्हें ग्रेना कहते हैं। थाइलेकोइड्स की जो स्टिक्स है, स्टेक्स है, चट्टाने हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। जो साइक्लिक है या PS1 है ये स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों में प्रेजेंट होता है। मीन्स क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों में साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट होगा। और इस बात को प्रूव किया था एक साइंटिस्ट है ब्राउनेट, BROWNET, यानी ब्राउनेट जो साइंटिस्ट है इन्होंने इस बात को प्रूव किया था 1974 में कि जो साइक्लिक या PS1 है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये जो PS1 है इसमें जो पार्ट या जो सब्सटेंस जो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं उनको आप भी देखेंगे कि जो साइक्लिक प्रोसेस है इसमें जो प्रेजेंट है जिनसे मिलकर बना हुआ है, मीन्स इट कंटेन मोर ऑफ क्लोरोफिल, इसमें काफ़ी मात्रा में क्लोरोफिल A पाया जाता है। क्लोरोफिल B भी इसके अंदर होता है, बट क्लोरोफिल A के कंपेरेटिवली जो क्लोरोफिल B का अमाउंट है वो काफ़ी लेस होता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी काफ़ी कम होते हैं, लेस होते हैं। देन जो नेक्स्ट है इसमें जो द ट्रैप ऑफ रेडिएशन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम इज अ स्प्लाइसिंग ओरिएंटेड ऑफ फोटो सिस्टम बाय क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। मीन्स जो जहाँ पे क्लोरोफिल की ट्रैपिंग होगी, जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल का अरेंज ग्रुप है जहाँ सनलाइट की ट्रैपिंग होगी, वो वाला पार्ट क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। और जो क्लोरोफिल A जो पार्ट है इसे हम क्लोरोफिल A700 या P700 से प्रेजेंट करते हैं। मीन्स इसका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल फोटो सिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल है, जैसे मैं क्लोरोफिल A मैंने ज़्यादा बताया, क्लोरोफिल B मैंने कम बताया, ये कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ये 700 के आसपास की रेडिएशन वाली एनर्जी होगी या जेड के आसपास वाली जो वेवलेंथ होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, और इसी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा। इसके अलावा PS1 हैज़ रिड्यूसिंग एजेंट, PS1 में कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी पाए जाते हैं, जैसे फेराडॉक्सिन है, फेराडॉक्सिन F प्रोटीन है, और साइटोक्रोम F है, साइटोक्रोम B है, इज और प्रेजेंट इन PS1। तो PS1 में क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल A प्रेजेंट है, क्लोरोफिल B प्रेजेंट है, एंड कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड कंपेरेटिवली कम मात्रा में। इसके अलावा इसमें फेराडॉक्सिन है, साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम B प्रेजेंट है, और ये प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस है।
can carry on cyclic photosynthesis independently. It normally drive an electron from photosystem second through plastocyanin to NADP plus so that the latter may combine with H plus ion. मीन्स जो इसका जो काम हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में जो PS1 है, ये तो क्या करेगा, साइक्लिक है, जहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिया वहीं से इलेक्ट्रॉन को ये वापस ऐड करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये PS सेकेंड में भी इन्वॉल्व होता है, जिसे हम नॉन साइक्लिक सिस्टम कहते हैं। तो PS1 के बारे में आपने देखा कि 700 की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे ये क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड और साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B और प्लास्टोसाइनिन से मिलके बना हुआ है। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम आते हैं फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड की जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये इन्वॉल्व है फोटोलाइसिस ऑफ H2O से। फोटोलाइसिस ऑफ H2O से इन्वॉल्व है। एंड फोटोलाइसिस ऑफ H2O वो प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल का विभाजन होता है। मीन्स जो वाटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा और इसके डिवीजन से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसे ये अपने सिस्टम में कैरी करेगा और आगे इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व करके और नॉन साइक्लिक या जो अचक्रीय पाथवे है उसके अंदर इसको लेके आएगा। जो फोटोसिस्टम सेकंड है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रोमा और ग्रेना में दोनों में PS1 प्रेजेंट है और PS सेकंड जो है ओनली ग्रेना वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। जब ग्रेना यानी जो क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना वाला पार्ट है उसमें ओनली PS सेकंड प्रेजेंट है और जो PS1 है वो स्ट्रोमा ग्रेना दोनों में प्रेजेंट है, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो PS सेकंड है इसके अंदर क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड रेशियो जो है इसके अंदर क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का जो रेशियो है वो 3:7 to 1 होता है। 3 to 7 और 1 क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड का रेशियो ये इसके अंदर होता है। इसके अलावा अगर PS1 की बात करें तो उसमें होता है 20 to 30 डिवाइडेड बाय 1। ये इसके अंदर क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B का जो मॉलिक्यूल और इसका कैरोटीनॉइड का रेशियो होता है, जबकि इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और कैरोटीनॉइड का रेशियो क्या है 3:7 to 1 होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि फोटोसिस्टम 1 में रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B के साथ साथ इसमें साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B और 5 प्लास्टोसाइनिन इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज़ कनेक्टेड विद फोटोलाइसिस ऑफ H2O एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको बताया फोटोलाइसिस ऑफ H2O से मिलकर बना हुआ है। तो जब सनलाइट इसके ऊपर ट्रैप होगी तो सनलाइट जो क्वांटम की फॉर्म में आ रही है, जैसा कि बता चुकी हूँ। अब ये मैं PS7 से रिप्रेजेंट किया है तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर P700 ये सेल्स हैं, तो जब ये सेल्स सनलाइट जो पड़ेगी, सनलाइट यहाँ आ रही है, दीज आर ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद सनलाइट। तो ये सनलाइट के कांटेक्ट में आने से सेल बिकम स्टिमुलेट, उत्तेजित हो जाएगी और सेल जब उत्तेजित होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। मीन्स एक सेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा या एक सेल दूसरी सेल को स्टिमुलेट करेगी और इस तरह से सेल सारे स्टिमुलेट हो जाएंगे। देन फाइनली इसे इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा ये इसके साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा और साइक्लिक प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट, इस तरह से हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है, जैसा कि इमर्सन ने कहा था कि 2 तरह की रेडिएशन जब हम डालते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। तो इस वाली बात को इन्होंने प्रूव किया कि जब हम PS1 है और PS सेकंड है, जब ये दोनों सिस्टम इसके अंदर होंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो इमर्सन की बात जो वहाँ कही गई थी कि जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कौन सी 680 to 700 वाली डाली थी, मोनो इसके साथ कोई दूसरी रेडिएशन नहीं थी, तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसी हो गई थी, कम हो गई थी, जिसे रेड डॉट कहा। मींस इस समय जो फोटो सिस्टम एक्टिवेट था वो कौन सा था, PS1 एक्टिवेट था। लेकिन सेकंड वाली बात पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के साथ साथ दूसरी वेवलेंथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है और वो इतनी बढ़ती है कि अगर इस रेडिएशन की और जो दूसरी हमने ऐड की है उस रेडिएशन की कंबाइंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की स्टडी की जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा
फोटोसिंथेसिस या क्वांटम जो यील्ड होती है वो तब होती है जब हम दोनों को मिला के करते हैं। तो जो दूसरी रेडिएशन हमने डाली है कम वेवलेंथ वाली, वो किसको एक्टिवेट करती है, इसको एक्टिवेट करती है। मीन्स इमर्जन इफेक्ट जो है वो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों के एक्टिवेशन होने से या दोनों के कार्यशील होने से ही इसमें क्वांटम यील्ड बढ़ती है। मीन्स जितनी रेडिएशंस होंगी वो उतना ही इसमें एक्टिवनेस को बढ़ाएंगी, एक्टिवनेस को फॉलो करेंगी या उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या क्वांटम यील्ड को इंक्रीज करेंगे। ओके।